दोस्तों हिस्ट्री के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम कुछ वंशों के बारे में बात करने वाले हैं जिन पर मगध के ऊपर शासन किया था। जी हाँ, इसके पहले हम हर्यक वंश के बारे में पूरी डिटेल चर्चा कर चुके थे। आज के बाद हम कुछ छोटे छोटे वंशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके बाद अगले वीडियो में हम सिकंदर के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज कुछ छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें कुछ दो छोटे छोटे वंश है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट वीडियो में हर्यक वंश पढ़ चुके थे, तो मैं थोड़ा सा आपको इस वंश का रिवीजन करवा दूं। हर्यक वंश जो है वो मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश माना जाता है। लेकिन याद कीजिए, मैंने इसके पहले भी आपको एक वंश बताया था जिस वंश को यहाँ पर बृहदत्त वंश कहा गया था। तो रामायण में और महाभारत में उस वंश की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले हर्यक वंश के अगर आप पहले संस्थापक की बात करेंगे तो याद कीजिए, हर्यक वंश का संस्थापक आपको मिलेगा बिंदुसार। तो यहाँ पर आएगा आपका बिंबिसार, माफ कीजिएगा, बिंदुसार आएगा आपका मौर्य वंश में। तो बिंबिसार रहेगा। बिंबिसार ने मैंने आपको बताया था काफी सारा जो क्षेत्र विस्तार है वो दो तरीके से इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। वो दो तरीकों में सबसे पहला तरीका ये तो युद्ध करके, छोटा क्षेत्र को युद्ध करके जीत लेता और बड़े क्षेत्र के जो राजा की बेटी थी उससे विवाह कर लेता, जिसके कारण वो क्षेत्र उसको दहेज मिल जाया करता था। तो उसके बाद बिंबिसार के समय पर इसका एक राजवेद हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था जीवक, और जीवक को भेजा गया था उज्जैन यानी अवंती के राजा चंड प्रद्योत को असाध्य रोग गया था, उनको सही करने के लिए भेजा गया था। अब बिंबिसार के बाद में बिंबिसार का बेटा आया। बिंबिसार के बेटे का नाम हुआ करता था अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। अजातशत्रु जो गद्दी बैठा था अपने पिता बिंबिसार को मारकर बैठा था, इसीलिए इस पूरे हर्यक वंश को, पूरे के पूरे हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी यहाँ पर संबोधित किया जाता है। तीसरे वंश इसके बाद में अजातशत्रु ने काफी सारे फेमस काम किए थे। सबसे पहले तो अजातशत्रु के समय पर ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए जो पहले संगीति का आयोजन है अजातशत्रु के समय पर यहाँ पर किया गया था। उसके बाद अजातशत्रु ने किसको जीत लिया था? वैशाली को जीत लिया। मैंने आपको बताया था, इसने गुप्तचर अपना भेजा था वहां पे। इसके बाद अजातशत्रु की हत्या इसी के बेटे उदयन के द्वारा यहाँ पर कर दी गई। तो दूसरा राजा आएगा इस वंश का नाम क्या रहेगा? उदयन। और उदयन की हत्या इसी के बेटे उदयन ने अपने ही बेटे अजातशत्रु की हत्या कर दी। तीसरा राजा बना उदयन। ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार हुआ करता था जैन धर्म का, अजातशत्रु हुआ करता था बौद्ध धर्म का। वो तीसरा जो वंश आएगा यहाँ पर, तीसरा जो राजा आएगा उदयन, ये भी जैन धर्म का। इसने कोई फेमस काम नहीं किया, लेकिन इसके द्वारा एक काफी महत्वपूर्ण काम किया गया। इसने एक नगर की स्थापना करी। नगर का नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को इसने अपनी क्या भी नियुक्त किया था? राजधानी बनाया था, जिसका नाम उस समय कुसुमपुर हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, उदयन ने एक नगर बसाया था पाटलिपुत्र। अब उदयन की हत्या रात में कोई करके चले गया, पता ही नहीं चला कि उदयन की हत्या किसके द्वारा कर दी गई। तो उदयन के बाद जो अगला बना उसका नाम था नागदशक। उदयन के बाद इस वंश का अगला जो राजा बना उस नाम का व्यक्ति था नागदशक। वो नागदशक की हत्या कर दी गई थी शिशुनाग के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहां से वीडियो शुरू होता है। नागदशक की हत्या, यहां तक हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी थी। तो इसके बाद हर्यक वंश के बाद में जो दूसरा वंश हमको पढ़ना है, यहां पर हमको मिलेगा शिशुनाग वंश। चलिए, तो अब शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको अभी बताया, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक है वो शिशुनाग ही है, और इसने नागदशक का सेनापति हुआ करता था। नागदशक का सेनापति शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। नागदशक के मरने के बाद में हर्यक वंश का पूरी तरीके से क्या हो गया? अंत हो गया। और यहां से शुरुआत होती है कौन से वंश की? शिशुनाग वंश की। चलिए, शिशुनाग वंश के अगर संस्थापक की बात करते हैं तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही देखने को मिलेगा। इसने खाली इतना ही काम किया है, इसके द्वारा कोई फेमस काम यहाँ पर नहीं किया गया। तो यह राजा मिलेगा आपको शिशुनाग, जो कि वंश का क्या हुआ करता था? हाँ, संस्थापक। इसके बाद इस वंश का जो फेमस राजा है उसका नाम रहेगा आपका कालाशोक। जी हाँ, फेमस जो राजा मिलेगा आपको कालाशोक। और कालाशोक ने एक बहुत ही फेमस काम किया था, दूसरी बौद्ध संगीति। जी हाँ, पहली बौद्ध संगीति तो अजातशत्रु के समय पर हुई थी, लेकिन जो दूसरे नंबर की बौद्ध संगीति थी, जो सेकेंड बौद्ध संगीति हुआ करती थी, वो कालाशोक ने अपने शासनकाल के दौरान कराई थी। मैंने आपको समय बताया था 483 में पहली हुई थी, जब बौद्ध धर्म पढ़ा था अपन ने। बौद्ध धर्म अगर नहीं देखा था वीडियो जाकर देख सकते हैं। और ये जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, ये 383 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में यहाँ पर संपन्न कराई गई थी। अब इस वंश के बाद में, शिशुनाग वंश के बाद में जो अगला वंश आएगा, शिशुनाग वंश के बाद में अगला वंश आएगा, इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन की हत्या कर दी यहाँ पर नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने। तो नंद वंश यहाँ पर तीसरा वंश रहेगा। ध्यान दीजिए,
सबसे पहले हर्यक वंश, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर दी और वंश की स्थापना करी शिशुनाग की। शिशुनाग वंश का खाली संस्थापक कोई फेमस काम किया नहीं। शिशुनाग के द्वारा अगला जो शासक था वो था कालाशोक। शिशुनाग ने मगध का विस्तार दोनों दिशाओं में कर दिया था। जी हाँ, इधर अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश तक फैल चुका था, उधर अगर आप देखेंगे तो बंगाल तक ये पूरा का पूरा वंश यहाँ पर फैल चुका था। तो इसने दोनों दिशाओं में, ऐसा मानते हैं शिशुनाग जो राजा था, ऐसा माना जाता है कि शिशुनाग जो राजा था वो एक वेश्या के गर्भ से यहाँ पर पैदा हुआ था। जी हाँ, तो शिशुनाग वंश, इसके बाद कालाशोक आया। कालाशोक के समय पर दूसरी बहुसंगीति हुई। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन अयोग्य शासक था। तो अयोग्य शासक होने के कारण नंदवर्धन के संस्थापक, अब ध्यान दीजिएगा, नंदवर्धन का संस्थापक मिलेगा आपको नंदीवर्धन। तो यहाँ पर नंद वंश का संस्थापक मिलेगा आपको महापद्मनंदन। तो महापद्मनंदन ने हत्या कर दी किसकी? नंदीवर्धन की। और नंदीवर्धन को मारने के बाद नया वंश रखा गया नंदवंश। अब ध्यान दीजिए, यहां से हमको पढ़ना है नंदवंश के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट वंश है, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंदन था। यह काफी अच्छा राजा हुआ करता था, लेकिन यह जाति से शूद्र हुआ करता था, लेकिन यह क्षत्रियों से बड़ा ज्यादा ही चिढ़ा करता था। इसलिए इसने कसम खाई थी कि मैं पूरी पृथ्वी पर से क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इस कारण से इसने उपाधि भी धारण कर दी, इसका नाम हुआ करता था सर्व छत्रांतक। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने सर्व छत्रांतक की उपाधि को यहां पर धारण किया था? तो राजा ध्यान से सुनिएगा, आपका नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंदन। चलिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा रफ करने में, स्मार्ट बोर्ड नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा समस्या का दिक्कत है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। अब ध्यान दीजिए, नंदवंश और नंदवंश का संस्थापक आपको मिलेगा महापद्मनंदन। और महापद्मनंदन ने मारा था नंदीवर्धन को और अपने वंश की स्थापना करी। बहुत ही अच्छा राजा हुआ करता था, लेकिन जाति से मानते थे इसको शूद्र। और ये जो शूद्र हुआ करता था ये क्षत्रियों से चिढ़ा करता था, जिस कारण से इसने उपाधि भी धारण कर दी, इसका नाम था सर्व छत्रांतक। इसका मतलब ये क्षत्रियों का पूरे तरीके से नाश यहां पर करना चाहता था। ध्यान दीजिएगा, जब ये सेना भेजता था तो पहली पंक्ति में, जो पहली पंक्ति में लोग होते हैं वो सारे लगभग 98% चांसेस सेना में कि उनकी लगभग मृत्यु हो, क्योंकि पहला हमला वही झेलते हैं। तो ये सबसे पहली पंक्ति में क्षत्रिय रखता था, जिससे कारण उनकी लगभग मौत है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन मिलेगा आपको? महापद्मनंदन यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद सर्व छत्रांतक उपाधि धारण करी, इसने नहरों का निर्माण भी करवाया था। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इसने कलिंग विजय प्राप्त कर ली थी। कलिंग मतलब उस समय के उड़ीसा, आज के उड़ीसा को समय कलिंग कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, आपने ये सुना होगा कि अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त करी थी, लेकिन अशोक के पहले भी एक राजा हुआ करता था महापद्मनंदन, जिसने कलिंग विजय जीतकर एक राट की उपाधि धारण करी थी। ये पूरे तरीके से चारों दिशाओं को जीत चुका था। ध्यान दीजिएगा, ऐसा राजा जिसने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो राजा को समय एक राट कहा जाता था। तो एक राट की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक आपको कौन मिलेगा? महापद्मनंदन देखने को मिलेगा, जिसने चारों दिशाओं में और मोस्टली कलिंग जीतकर इसने एक राट की उपाधि को धारण किया था। महापद्मनंदन के बाद में इस वंश का जो अगला शासक है बहुत ही क्रूर शासक था। आप सभी ने नाम उनका सुना होगा, घनानंद। जी हाँ, महापद्मनंदन के बाद में अगला शासक मिलेगा घनानंद। घनानंद ने एक फेमस काम यह किया कि इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम जगह का नाम था कलिंग। और कलिंग में एक नहर बनवाई, तो कलिंग में नहर का निर्माण करवाने वाला शासक घनानंद था। लेकिन घनानंद बहुत ही ज्यादा घमंडी रहता था। जी हाँ, घनानंद को अपने राजा बनने पे बहुत ज्यादा घमंड हुआ करता था। और दिन भर केवल एक ही काम किया करता था, मदिरा पीता था और इसको ऑर्केस्ट्रा लेकिन महिलाओं का डांस करना बड़ा ज्यादा पसंद हुआ करता था। इसलिए घनानंद 24 घंटे केवल नशे में रहा करता था। अब ध्यान दीजिए, जब मगध पर घनानंद का शासन हुआ, जब मगध पर घनानंद का शासन यहां पर हुआ, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना देश में हुई। वो महत्वपूर्ण घटना थी सिकंदर का आगमन हो गया। जी हाँ, सिकंदर जो कि पूरे तरीके से दुनिया जीतने आया था, यूरोप से मकदूनिया का शासक हुआ करता था। और सिकंदर की एंट्री हो चुकी थी भारत में। और उस समय मगध की गद्दी पर बैठा था घनानंद। आप घनानंद का दरबार का प्रधानमंत्री हुआ करते थे चाणक्य। और चाणक्य को इस बात का बड़ा डर था कि अगर सिकंदर भारत में आ जाता है तो पूरे भारत को जीत लेगा, क्योंकि वो दुनिया जीतने निकला है। इस बात का इन्फॉर्म करने के लिए चाणक्य गए घनानंद को, उसको सतर्क करने के लिए कि थोड़ा नशे से बाहर आ, सिकंदर का हमला हो चुका है, अगर तू नशे में रहेगा तो देश हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा राजपाट पूरे तरीके से चले जाएगा। लेकिन जैसे ही चाणक्य घनानंद को इन्फॉर्म करने गए तो घनानंद को गुस्सा आ गया कि नशे में था उसने। और घनानंद ने चाणक्य की चोटी पकड़वा कर पूरे दरबार में सबके सामने बाहर फेंकवा दिया।
चाणक्य को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो एक ब्राह्मण हुआ करते थे और बहुत ही भयानक ब्राह्मण थे, उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा कुटिल थी, इसलिए नाम कुटिल रखा गया उनका। उस बात से इतना गुस्सा हो गया, उन्होंने बोला कि तेरी वजह से मेरे बाल खुले, मैं आज के बाद जब तक तेरा नाश नहीं कर दूंगा, मैं अपने केश को नहीं बांधूंगा। तब से वो अपने बाल हमेशा खुले रखते थे। उसके बाद वो वहां से निकले और जाकर एक जंगल में जैसे जा रहे थे, उनको एक बच्चा मिला। बच्चा राजकीलम खेल खेलता पाया गया। उस राजकीलम खेल में बच्चा जो था वो राजा बना था और उसके जो मित्र थे वो प्रजा बने थे। इस बात से चाणक्य इतना खुश हुआ कि इतना सा बच्चा इतना अच्छा राजा कैसे बन रहा है, इतने अच्छी उसमें बुद्धि कैसे है। उस बच्चे को खरीदा गया, चाणक्य ने उस बच्चे को खरीद ले गया और तक्षशिला में जाकर उसको पूरे तरीके से शिक्षा दी और आगे चलकर वो राजा फेमस हुआ, बच्चा फेमस हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। और पहले चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिलकर सिकंदर को इंडिया से भगा दिया और दूसरा घनानंद पर हमला किया और घनानंद को हराकर नंद वंश को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया। और नंद वंश के स्थान पर इसके बाद जो रखा जाएगा वो शासन रहेगा मौर्य वंश का। जी हाँ, आप सभी ने मौर्य वंश की गाथाएं सुनी होगी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, काफी फेमस राजा इस वंश में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके पहले भारत में आक्रमण हो चुका है सिकंदर का, तो हमको सिकंदर का इतिहास पढ़ना काफी जरा जरूरी है। इसलिए अगले वीडियो में हम सिकंदर का इतिहास पढ़ेंगे। आज के वीडियो में मैंने आपको 3 वंश के बारे में जानकारी दी है। ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं आपको। इसके पहले अपन ने पढ़ा था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में 3 राजा हुआ करते थे। हर्यक वंश में टोटल मिलाकर 3 राजा हुआ करते थे। उसके बाद में हर्यक वंश में अगला जो वंश आया वो शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश का पहला संस्थापक शिशुनाग हुआ करता था। इसके बाद कालाशोक आया। कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति करवाई थी। कालाशोक के बाद में तीसरा राजा है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंदन ने कर दी और महापद्मनंदन ने अपने नए वंश की स्थापना करी और वंश का नाम रखा नंद वंश। एक बार वापस से देखिए, हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद में वंश मिलेगा हमको शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के बाद में जो तीसरा वंश हमने पढ़ा उस वंश का नाम था नंद वंश। और नंद वंश के जो राजा हुए 2, नंद वंश में हमने पढ़ा महापद्मनंदन को और नंद वंश के दूसरे राजा को पढ़ा घनानंद। और घनानंद के बाद में भारत में एंट्री हो जाएगी सिकंदर की। और नंद वंश के बाद में जो भारत में वंश आएगा वो वंश का नाम रहेगा मौर्य वंश। मौर्य के बाद पुष्यभूति वंश। काफी सारे वंश हमको मगध में पढ़ने हैं। हमारा इतिहास काफी वेल प्रॉपर यहाँ पे चल रहा है। तो ये हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश तक हम पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश हमको पढ़ना बाकी। इसके बीच में हमको एक राजा पढ़ना है जिसका नाम था सिकंदर। तो अगले वीडियो में सिकंदर के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।